वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और काफी दिनों से आपको इंतजार था कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती स्पेशल ऑनलाइन स्टार्ट मॉडल पेपर नंबर 5, क्योंकि इतने दिन 4 मॉडल पेपर देने के बाद एक बार क्लास को बंद कर दिया गया था कि एग्जाम कब होता है। और अब हमें क्लियर पता लग गया कि एग्जाम जून के अंदर है। तो स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी के साथ राजस्थान जीके और करंट। इसमें आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर और करंट और साइंस के प्रथम पेपर के लिए रोज मॉडल पेपर आपको मिलेगा। मॉडल पेपर नंबर 5 आज से शुरुआत होने जा रही है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए ज्यादा टाइम न गवाते हुए सिर्फ टोटल बात करते हैं। तो मॉडल पेपर नंबर ये 5 है, ठीक है, या 4 लिखा गया। 4 इससे पहले मैंने डाल दिए, तो आप देख सकते हो 4 इससे डाल दिए। ये देखिए, कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा राजस्थान कंप्यूटर 2, 3, 4 ये प्ले लिस्ट बनी हुई है। और राजस्थान जीके की हमारी प्ले लिस्ट बनी है। ये भी क्लास हमारी शुरू होने जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज के मैटर की। पहला क्वेश्चन देखिए, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है? उष्णकटिबंधीय। अब आपको एक चीज का पता होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। और हमारा जो राजस्थान है वो कर्क रेखा 2 जिले आते हैं राजस्थान के, एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा जिला। ये 2 कर्क रेखा इसके बीच से गुजरती है। तो ये जो कर्क रेखा है, ये जो भूमध्य रेखा है, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। विषुवतीय रेखीय क्षेत्र कहते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। अब हमारा राजस्थान है वो कर्क रेखा के उत्तर में है लगभग सारा, ठीक है, 90%, क्योंकि डूंगरपुर का कुछ भाग और बांसवाड़ा इतना ही क्षेत्र है कर्क रेखा गुजरती है। तो ये जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो इसमें हमारा जिला कौन सा आएगा? ऑप्शन देखो, बांसवाड़ा आएगा, बिल्कुल सही है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा क्योंकि कर्क रेखा जिला है। डूंगरपुर उदयपुर आएगा। अब ये डूंगरपुर तो कुछ आता है लेकिन उदयपुर नहीं आता, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोटा चित्तौड़ तो आते ही नहीं है, कोटा सवाईमाधोपुर तो आते नहीं है, तो बांसवाड़ा इसका उत्तर हो जाएगा। ये शानदार क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन याद करने। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पूछे तो राजस्थान के 2 जिले आते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा। सबसे ज्यादा भाग बांसवाड़ा का आता है। ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत और पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? अब जब भी बात करें तो राजस्थान भारत के, जम्मू कश्मीर इधर, पंजाब इधर, राजस्थान और गुजरात ये पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं। लगभग 3326 किलोमीटर, कहीं 3310 लिखा आता है, ठीक है, किलोमीटर बनाते हैं। और राजस्थान सीमा बनाता है 1070 किलोमीटर। राजस्थान की 4 जिले आते हैं, ये भी पता है, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है कराची। कौन सा है ये? कराची क्या? लाहौर। सबसे नजदीक कौन सा है? लाहौर। और लाहौर जब भी पेपर में आए आपसे पूछे किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। आडावाल पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? कल एलडीसी का एग्जाम हुआ है 13 मार्च 2022 को, इसमें क्वेश्चन आया निम्न में से कौन सा पर्वत बूंदी जिले में है? कल मैंने आंसर की डाल दी, आपने देख ली होगी। तो आडावाल पर्वत। कई बार ये भी पूछा जाता है अरावली पर्वतमाला को बूंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो बूंदी में आडावाल पर्वत। भाकर की पहाड़ियां कहां पे है? सिरोही में। भाकर की पहाड़ियां सिरोही के अंदर है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और गिरवा की पहाड़ियां कहां पे है? उदयपुर के अंदर। शुरुआत के 10 क्वेश्चन मैं ज्योग्राफी के ले रहा हूं। देखो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, ज्योग्राफी के 10, हिस्ट्री के 10, कल्चर के 10, साइंस के 10 और करंट के 10। टोटल 50 प्रश्नों का ये मॉडल पेपर रोज मिलेगा। 5 नंबर मॉडल है, यहाँ पे ये बदला नहीं गया। राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र है वह? ये देखो 2019 में भी प्रश्न आ गया और 2022 के कंप्यूटर संगणक का पेपर हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आ गया। तो राजस्थान के वह जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र हैं, तो न्यूनतम पूछे तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। देखो 3 सालों में 2 बार प्रश्न आ गया ये। और ज्यादा भूकंप के जो चांस रहते हैं वो अलवर भरतपुर उस साइड रहते हैं, कम ही है लेकिन राजस्थान के संदर्भ में ज्यादा है। तो अपने सबसे कम गंगानगर और हनुमानगढ़ में भूकंप कम होते हैं। निम्न नदियों व उनके उद्गम स्थल में असंगत युग्म बताइए। ये नदियां दे रखी है, इनके उद्गम स्थल में असंगत बताना है। देखो आलनिया, ठीक है, आलनिया जो नदी है वो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। आलनिया सभ्यता भी है कोटा क्षेत्र में, याद रखना।
मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा बूंदी क्षेत्र में 12 में। कुराल नदी निकलती है ऊपरमाल के पठार से, ऊपरमाल का पठार जो आपका बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ तक का फैला हुआ है। पार्वती नदी सहोर विंध्याचल से मिलती है और ये धौलपुर में जाके चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी पर पार्वती बांध बना हुआ है। और परवन नदी ये सूरसेन मध्य प्रदेश से निकलती है। ध्यान रखना, परवन नदी घोड़ा पछाड़ के नाम से मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन ये सूरसेन से नहीं निकलती। तो ये उत्तर इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? झालावाड़ जिला जिसमें उजाड़ नदी का नाम क्या है, उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? तो भीम सागर बांध कौन सा है? कौन सा? भीम सागर बांध बना हुआ है उजाड़ नदी पर। यह भी याद रखना। ये पृथ्वीपुरा बांध भी झालावाड़ के अंदर है। वैसे राम सागर प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर है। थोड़ी सी बात झालावाड़ की करो, झालावाड़ से क्वेश्चन आता ही आता है, आपको ताजा याद रखना है। झालरा पाटन जिसे घंटियों का शहर कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का विधानसभा क्षेत्र है। झालावाड़ राजस्थान का ऐसा शहर है जो त्रिकोणाकार बसा हुआ है, त्रिकोण शहर कहलाता है। और राजस्थान की सबसे नवीन रियासत मानी जाती है झालावाड़, जिसका निर्माण 1838 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया। रामेश्वर घाट में किन किन नदियों का त्रिवेणी संगम है? अब मैं थोड़ा शुरुआत से टॉपिक लेके चला हूं, भौतिक प्रदेश, नदियां और झीलों तक लेके आऊंगा 10%, फिर आगे आगे टॉपिक वाइज चलता जाऊंगा। रामेश्वर घाट में किन किन नदियों का त्रिवेणी संगम है? तो रामेश्वर घाट कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। उसमें 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी? एक तो इधर से जाती है बनास, एक इधर से आती है चंबल और एक इधर से आती है सीप। तीनों का संगम होता है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर। तो बनास, चंबल और सीप। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है। अब आपको पता है ऋग्वेद राजस्थान का सबसे भारत यानी विश्व का प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है। जब हम बात करें तो हिमाचल की कालका पहाड़ी से घग्गर नदी निकलती है और घग्गर नदी का अवशेष कहलाता है। घग्गर नदी किसका अवशेष कहलाता है? सरस्वती नदी। आज भी सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में माना जाता है कि घग्गर नदी बहती है, जो हिमाचल से निकलती है, हरियाणा पंजाब हरियाणा में बहती हुई राजस्थान में आती है। और राजस्थान में आने के बाद अगर ज़्यादा हिमाचल की पहाड़ियों में शिवालिक पहाड़ियों में बारिश होती है तो ये पाकिस्तान में भी चली जाती है। इसलिए राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहलाती है। तो प्राचीन नाम के हिसाब से सरस्वती। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? देखो राजस्थान में कंफ्यूजिंग करती है खारी नदी। ये खारी नदी एक तो अरब सागर के प्रवाह का भी है जो इसमें मिलती है आपकी लूनी में। एक खारी है जो बनास में मिलती है वो भी, और एक खारी ऐसी नदी है जो सांबर झील में जाकर गिरती है। इसलिए आंतरिक प्रवाह के भी है। अपवाह तीनों ही है। अब पेपर में आएगा कि जो बिजराल की पहाड़ी से जो नदी निकलती है ना, खारी नदी बिजराल की पहाड़ी से, वो अपवाह तंत्र किसका है? तो वो बंगाल की खाड़ी का है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का मतलब होने का मतलब ये खाड़ी किसकी सहायक नदी बता रहा है? ये बनास की। जब ये लूनी की सहायक नदी बताएगा तो आपको अरब सागर का प्रवाह होगा। जब वो सांबर झील में गिरने की बात करेगी तो आंतरिक प्रवाह की नदी होगी। ऐसे प्रश्न आपको याद रखने। और बनास नदी पे तो इसका बांडी और ये मिलकर सारे त्रिवेणी संगम भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। नदियां दे रखी है और जिला दे रखा है, उसके हिसाब से सही सुमेलित करना है। देखो अलवर जिले में साबी और रूपारेल नदी बहती है, बिल्कुल सही है। साबी नदी और रूपारेल दोनों ही आंतरिक प्रवाह की नदी है। ये नदी अलवर जिले में बहती है। उदयपुर में बनास नदी और बेड़च नदी बहती है, ये भी सही है। और करौली में जग्गर और गंभीरी नदी बहती है, ये भी सही है। डूंगरपुर में बाण गंगा और मोरेल बहती है, ये गलत है। अब देखो यहाँ पे बनास जाती है, ठीक है, बनास जाती है। तो डूंगरपुर में बाण गंगा तो सीधा ही पता है कि जयपुर में बाण गंगा बैराट की पहाड़ी से निकलती है, तो इधर तो जा ही नहीं सकती। तो इसका डी उत्तर हो जाएगा। ये 10% हो गए ज्योग्राफी के। अब 11 नंबर पर्सन से 10% अगले होंगे हिस्ट्री के। उससे पहले मैं बता देता हूं जून में आपका पेपर है, राजस्थान करंट अफेयर्स स्पेशल आएगा। अगर कोई विद्यार्थी राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि आपका करंट ज्यादा से ज्यादा 2021 का और फरवरी मार्च 2022 तक आएगा। फिलहाल हमारे पास 2022 तक का
डाटा उपलब्ध है और इसमें बजट भी इंक्लूड है, क्योंकि ये बजट आपको पढ़ना पड़ेगा, इस बजट से आपसे क्वेश्चन आएंगे। तो अगर कोई विद्यार्थी हमारी इस पीडीएफ को खरीदना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे चल रहा है, गूगल पे चल रहा है, पेटीएम है, 50 रुपए आपको पे करने हैं और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल देना। स्क्रीनशॉट डालने के बाद और यहीं पे आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगी। 2021 की पूरी आपको पढ़नी पड़ेगी। देखो अभी एलडीसी का एग्जाम हुआ तो 2021 का 20 का भी उठाया उसने, लेकिन मुख्य प्रश्न उठाए। फरवरी 2022 तक का डाटा है। अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, 50 रुपए पे कीजिए और कोई विद्यार्थी इस पे कॉल नहीं करेगा, सिर्फ पे करके और स्क्रीनशॉट डाल देना, आपको अपने आप 10-15 मिनटों में पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। शानदार है और आपका राजस्थान करंट ही है, इसके अलावा तो आपको पढ़ना ही नहीं है राजस्थान करंट, और राजस्थान करंट हमारा बाहर नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन, ये देख लें। अब 10% मैं बात करूंगा हिस्ट्री के और वही खास करके अभिलेखों की, शिलालेखों की। इस अभिलेख को कर्नल जेम्स टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया। तो नाम जानते हो, कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के इतिहास का पिता, या जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, घोड़े वाला बाबा। तो उसने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मानमोरी का लेख। कौन सा, मानमोरी का लेख। मिहिर भोज की प्रशस्ति के रचयिता है। मिहिर भोज का नाम सुना होगा, मिहिर भोज या काल भोज, मिहिर भोज या काल भोज की प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है मिहिर, इसके रचयिता है बलादित्य या बालादित्य, बलादित्य या बालादित्य। इस शिलालेख में गुहिल वंशी जेतर सिंह, गुहिल वंश का मेवाड़ का शासक था जेतर सिंह, और एक शासक था तेज सिंह, और एक शासक था समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए उन्हें पराक्रमी बताया गया है। ये क्वेश्चन पिछले राजस्थान पुलिस के अंदर जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, इनका क्रम पूछा था, कब कब ये शासक बने थे। तो ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है चिरवा का शिलालेख। कौन सा? चिरवा। ये जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और उसके बाद में आया था रावल रतन सिंह, इनका क्रम पेपर में आता है। सीधा सीधा याद रखना, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और रतन सिंह। जालोर स्थित सुंडा पर्वत अभिलेख किस शासक के समय का था? जालोर के अंदर सुंडा पर्वत अभिलेख है। अभिलेख के दो, शिलालेख के दो पत्थरों पर लिखे हुए हैं, किस शासक के समय का है? उस समय शासक कौन था? चाचिंग देव था। कौन था? चाचिंग है, चाचिल नहीं है, चाचिंग देव चौहान था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। जब भी जालोर की बात करें तो यहाँ चौहान कौन से थे? सोनगरा चौहान थे। और सोनगरा चौहान नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जालोर का दुर्ग सोनगिरी पहाड़ी पे था। सोनगिरी, सुवर्णगिरी, कांचनगिरी पहाड़ी पे था। और ये सुंडा पर्वत या सुंदा माता का मंदिर भी स्थित है, जहां राजस्थान का पहला 2006 में रोपवे संचालित किया गया था। ये बात याद रखना। अगला, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अशोक के शिलालेख की जानकारी विराट से प्राप्त हुई है, विराट सभ्यता से प्राप्त हुई है। अशोक के बाबरू शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी। तो ये याद रखना, विराट सभ्यता जिसकी खोज 1937 में दयाराम बहादुर साहनी के द्वारा इसकी खोज की थी। जब भी सभ्यता की बात आए, दो बातें हमेशा याद रखना, राजस्थान में बौद्ध धर्म और मौर्य वंश के अगर अवशेष मिले हैं तो विराट सभ्यता से मिले हैं। विराट सभ्यता का प्राचीन नाम विराटनगर। बिज्जक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज किसने कब की? बिज्जक डूंगरी, ये बिज्जक डूंगरी है, भीम डूंगरी, ये बहुत सारी डूंगरियां हैं, पहाड़ियां हैं, ये विराट के अंदर है। तो इसकी खोज किसने की थी? तो सीधी सी बात है, कैप्टन बर्ट ने 1837 में की थी। इस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। ये देखिए, पिछले पटवारी में क्वेश्चन आ चुका है। इस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण का है, बिजोलिया शिलालेख। और प्रश्न देखो, पता है पिछले पटवारी में ये अधीनस्थ बोर्ड आपका ये डालता है, पिछले में आया था कि किस शिलालेख में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया? बिजोलिया शिलालेख। ये बिजोलिया शिलालेख 1170 में गुणभद्र के द्वारा लिखा गया। उस समय चौहान शासक थे सोमेश्वर चौहान, ठीक है, सोमेश्वर चौहान, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? बसंतगढ़ का शिलालेख है किस वंश से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चावड़ा, चावड़ा से संबंधित है। बसंतगढ़ सिरोही के अंदर है। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? ये ग्रंथ है, देखो, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के लेखक थे जयानक। और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ लिखा था। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था।
बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? यह भी मैंने बताया था, बिजोलिया शिलालेख 1170 में लिखा गया था और 1170 में गुणभद्र ने रचा था। उस समय अजमेर के चौहान शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर चौहान। ये 10 हिस्ट्री के हो गए। अब 10 है कल्चर के। पाबूजी की फड़ और पावड़े को क्रमशः नायक व रेबारी जाति के द्वारा किन वाद्य यंत्रों के साथ बांधी जाती है? देखो, नायक जाति के भोपे होते हैं, रेबारी जाति के भोपे होते हैं। वो जब पावड़े या फड़ देखो बांधते हैं, तो फड़ बांधते हैं तो उसके लिए वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। तो वो वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? देखो, फड़ बांधने के लिए रावण अत्ता और पावड़े बांधने के लिए माठ का प्रयोग किया जाता है। कोल्लूमंड में पाबूजी का मेला कब बढ़ता है? कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर है, क्योंकि पाबूजी का जन्म कोल्लूमंड जोधपुर में होता। इनका जो मेला चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। पाबूजी प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, लक्ष्मण का अवतार। बार बार पेपर में आते हैं, सिंपल से प्रश्न आते हैं और कंप्यूटर अनुदेशक के तो आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। पहले मैंने जब 4 मॉडल डाले थे ना, एक विद्यार्थी था कि सर इतने सिंपल क्वेश्चन, आप पिछले 2 साल के एग्जाम देख लो, इतने सिंपल एग्जामिनर क्वेश्चन डाल रहे हैं, पूछो मत। और अगर आपका सिंपल एक ही प्रश्न गलत हो गया ना, सिंपल प्रश्न गलत हो गया अगर आपका, तो आप मेरिट से चूक जाओगे, छुट्टी हो जाएगी आपकी। इसलिए अपने आसपास के वातावरण में क्या कंडीशन चल रही है, मुख्य बातें क्या है, बेसिक क्या है, वो याद रखना जरूरी है। अगर ऐसे आ गया लक्ष्मण का अवतार, आप तेजा जी करके आ गए, सारे लोग पाबूजी करके आ गए, तो आप तो गए। ज्यादा सिंपल, आपको बेसिक नॉलेज तो जरूरी है, इसलिए मैं उसी प्रकार के क्वेश्चन दूंगा। इस लोक देवता के बारे में किंवदंती प्रचलित है कि उन्हें नाग देवता द्वारा सांपों के देवता होने का वरदान प्राप्त है। तो सांपों के देवता किसको कहते हैं? गोगा जी को कहते हैं। अब यहाँ 2 प्रश्न है, आपसे पूछे सांपों के देवता गोगा जी, आपसे पूछे सांपों प्लस नागों के देवता वो तेजा जी है। अब देखो कितना अंतर आ गया, सांपों व नागों के देवता तेजा जी। वह लोक देवता जिनका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व गाया जाता है। अब मैंने 10% लोक देवता के दिए, टॉपिक वाइज चल रहा हूं मैं, ताकि आपको एक टॉपिक के अच्छे प्रश्न तैयार हो जाए। वह लोक देवता जो जिनका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व गाए जाते हैं, तो कौन सा होते हैं? रामदेव जी होते हैं। रामदेव जी रणेचरा धनिया राम सापीर, रामदेवरा जैसलमेर के अंदर पीठ है। और रम्मत और रामदेव जी के लिए जब फड़ बांधी जाती है तो जंतरवादी यंत्र बजाया जाता है। ये मंजीरा 13 ताली नृत्य किया जाता है ना, मंजीरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। रामदेव जी के भक्त जो भजन गाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो हमेशा ध्यान रखना, ब्यावले गाए जाते हैं। रामदेव जी के भगत क्या गाते हैं? ब्यावले। तेजा जी विशेषतः किस जिले के लोक देवता है? तेजा जी विशेषतः, तो तेजा जी की मान्यता सबसे ज्यादा अजमेर में कहा जाता है कि अजमेर के हर एक गांव के अंदर तेजा जी के थान बने हुए हैं। तेजा जी का जन्म तो खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था, क्योंकि तेजा जी को नाग देवता ने अजमेर में डसा था। सुरसुरा के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, ध्यान रखना। किस विशेष तिथि को गुर्जर समुदाय दूध को जमाने व बेचने का कार्य नहीं करते? किस विशेष तिथि को गुर्जर समाज, अब गुर्जर का नाम आते हैं, आपको पता है देव नारायण जी की बात चल रही है, न तो दूध को जमाते हैं और न ही दूध बेचते हैं। तो वो समय कौन सा है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को। भाद्रपद शुक्ल नवमी ने, भाद्रपद शुक्ल छठ है, भाद्रपद शुक्ल छठ। 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त करने वाले वीर कौन थे? 1378 में मालवा का सूबेदार था निजामुद्दीन, उसकी सेना को परास्त किया था, वो थे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के बारे में ये कहा जाता है कि जोधपुर मारवाड़ के ऐसे शासक जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी की स्मृति में राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला पशु मेला चैत्र माह में लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। कल हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, सीधा सीधा। बाबा झुंझार जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है? बाबा झुंझार जी, इनका थान किस वृक्ष के नीचे होता है? तो याद रखना, बाबा झुंझार जी का जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कहां पे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? तो कामड़िया पंथ का नाम आते हैं रामदेव जी। रामदेव जी के भगत होते हैं, खास करके महिलाएं कामड़िया पंथ की महिलाएं हैं, वो नृत्य कौन सा करती है? 13 ताले नृत्य करती है, जो जैसलमेर और बीकानेर का खासा प्रसिद्ध है। 13 ताले नृत्य आजकल एक व्यावसायिक नृत्य हो चुके हैं, मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ ये बजाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए 10 कल्चर के प्रश्न हो गए। अब प्रश्न आते हैं 10 हिस्ट्री करंट के। देखो करंट है ना, राजस्थान करंट स्पेशल है आपके, इसलिए बात है।
राजस्थान करंट की बात करें तो हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने? आपको ज्यादातर मैं आपको बताता हूं जून 2021 से लेकर, और आपका डाटा अगर जून में पेपर है ना तो मान के चलो आपका डाटा आने की संभावना अप्रैल तक आने की पूरी चांसेस है। अगर अभी पेपर बढ़ा देते हैं तो फरवरी तक आएगा, यानी बजट तक तो आपको पक्का अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने? उषा शर्मा। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने निरंजन आर्य का स्थान लिया है। और हमेशा मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ध्यान रखना। हाल ही में आरपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? ये जैसे आपका बोर्ड है ना RSMSSB, ये बोर्ड आपका पेपर करवाएगा, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर आरपीएससी और ये दो बोर्ड है। आरपीएससी मुख्य बोर्ड है जो संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत उल्लेख है। आरपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं संजय कुमार सोहित्रिय, ठीक है। इससे पहले जसवंत सिंह राठी थे कार्यवाहक, उससे पहले शिव सिंह राठौर थे कार्यवाहक, और उससे पहले भूपेंद्र सिंह यादव थे। अब आपका बोर्ड जो एग्जाम करवा रहा है उसका पता होना चाहिए कि आपका बोर्ड जो एग्जाम करवा रहा है उसके अध्यक्ष कौन है? तो हरि प्रसाद शर्मा। फिर देखो राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहर शामिल है? ये अभी बजट 2022-23 में घोषित हुआ था, तो ये 6। कोई विद्यार्थी ये समझ मत लेना 4 है। वो केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना है, उसमें राजस्थान के जयपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा शामिल है। ये अपनी राजस्थान की स्मार्ट सिटी योजना लागू होगी 6 में। अब 6 में देख लो, एक तो आपका होगा इधर बीकानेर जोधपुर, एक होगा भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, एक होगा अलवर भरतपुर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके चक्कर में गलत मत कर देना। हाल ही में राजस्थान में शुरू की गई राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये 27 सितंबर 2021 को ये राजस्थान टूरिज्म ऐप स्टार्ट किया गया है। तो कृष्ण हाड़ा सामाजिक कार्यकर्ता है, कृष्ण हाड़ा। अब ऑप्शन देखो, देवेंद्र झाझड़िया राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, अवनी लेकरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं, और संदीप चौधरी घर घर औषधि योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। बजट 2022-23 में शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? तो अभी बजट में घोषणा हुई है, तो अब शहरों में भी मनरेगा की तरह जैसे गांव में चल रही है ना, वैसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू होगी और 100 दिन का इसमें काम मिलेगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना में अब 100 दिवस के रोजगार की जगह राज्य सरकार के खर्चे पर कितने दिवस की घोषणा की है? देखो 100 दिन का रोजगार मिल रहा है पूरे देश के अंदर, लेकिन हमारी राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि हम 25 दिन और बढ़ाएंगे और उसका खर्चा हम देंगे राज्य सरकार, तो 125 दिन कर दिया। और पिछले बजट में राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी कि जो 3 जातियां हैं, एक तो आपकी सहरिया, एक कथोड़ी और एक खेरवा, इनको हम 200 दिन का रोज मनरेगा में रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान राशि 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर कितने किए जाने की घोषणा की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में 2 रुपए प्रति लीटर की थी, अब इस बजट में कर दी 5 रुपए। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है। देखो सरकार के खिलाफ जाके कोई काम किया जाता है, पिछली सरकार के, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? देखो पिछले बजट में 5 लाख थी और इसकी 1 मई 2021 से स्टार्टिंग हुई थी। अब इसको सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दुगना कर दिया, सीधा 10 लाख रुपए। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वनों वाले जिले, प्रतिशत की बात हो रही है, तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वन है उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, ये तो है प्रतिशत वन। अगर आपसे पूछे सीधा राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां पे है? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। इस शब्द को याद रखना है, ढंग से प्रश्न को देखना है, प्रतिशत का। अगला 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम प्रतिशत वन कहां पे है? न्यूनतम प्रतिशत वन पूछे तो उत्तर आ जाएगा जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। सीधा पूछे तो चूरू, जोधपुर, ये सीधा पूछोगे तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, वो होगा। ये प्रतिशत में, ये इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन हो गए आपके करंट के। अब 10 प्रश्न आते हैं साइंस, क्योंकि जनरल साइंस लिखी हुई ना, तो जनरल साइंस के मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ज्यादा साइंस के बारे में ज्ञान नहीं रखता, इसलिए क्वेश्चन। केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। रतौंधी की कमी के कारण होता है, रतौंधी जो रोग होता है ना, न दिखना की कमी किस कारण से होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण
होता है। तो 10% ये मैं साइंस के डाल रहा हूं, बाकी इसकी व्याख्या नहीं बताऊंगा। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो कौन कौन से? दो ही है, ए और डी, बाकी जल में घुलनशील है। मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा? वास्तविक और उल्टा। मनुष्य उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर क्या है? मनुष्य उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर यूरियोटेलिक है। यूरियोटेलिक है, ध्यान रखना। त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाली जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसको पीनियल ग्रंथि कहते हैं। क्या? पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। और नेफ्रॉन का संबंध निम्न में से किससे है? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का तो पता ही आपको, वृक्क से, वृक्क। और 49 नंबर प्रश्न, किस रक्त समूह को सर्वाधिक या सार्वजनिक दाता कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ओ को कहा जाता है। किसको? ओ को। और आज का अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर है, क्रोमोसोम से बना होता है। तो क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन मॉडल पेपर नंबर 5 है। अब वापस शुरू कर दी है। क्यों कर दिया? क्योंकि कुछ दिन 10-15 दिन लगभग थोड़ा इधर उधर बिजी थे, इस वजह से नहीं पाए। और अब आपकी भर्ती का एग्जाम क्लियर हो चुका है, भी जून के अंदर होगा, इसलिए हमने वापस आपके लिए मुहिम शुरू कर दिया। निरंतर अध्ययन करना। जो भी हमारी क्लास आती है सुबह 7:30 पर करंट की क्लास आती है, वो भी लेते रहना। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।